श्रीकांत जी ने कई नई नई चीजें बताई, इसके बारे में हमको पहले बता चुके थे। आप सब लोग जानते हैं, सुधार्थी हैं, हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। और लोहिया के बारे में जो इन्होंने बताया कि लोहिया ने बिहार में कैसे अपने संगठन को जमाया और किस तरह से लड़ाई लड़ी, इस मामले में ये नई खबर थी। इसके बारे में हम लोगों को भी न जानकारी थी, न कहीं हमने पढ़ा था। मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले आप जानते हैं कि मैं कोई एकेडमिक आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ। और पॉलिटिकल वर्कर के नाते समाज में काम करता हूँ और समाज की जो समस्याएं हैं वो दिखाई देती हैं, उनके बारे में जानने और समझने के लिए अपने नेताओं की बात को थोड़ा समझने और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोहिया का मूल्यांकन जो है, भारतीय राजनीति में जो लोहिया का नाम लेते हैं और लोहिया की कसम खाते हैं, उनको देखकर या उनके राजनीति को देखकर आप लोहिया का अंदाजा मत लगाइए। ये मैं एक साफ कर देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आरक्षण की बात होती है, जिसके बारे में श्रीकांत जी ने भी कहा या नरेंद्र जी ने भी कहा, वो आरक्षण लोहिया का मूल विचार नहीं था। लोहिया ने पहली दफा 1956 में जब वो कांग्रेस क्या नाम है सोशलिस्ट पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उनको निकाला गया और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, तो पहली दफा उन्होंने आरक्षण की बात, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस तरह की बात उन्होंने उठाई थी। लेकिन यह प्रेरणा उनको कहां से मिली? यह प्रेरणा उनको काका कालेलकर कमीशन से मिली। काका 1952 में पार्लियामेंट का गठन हो चुका था, सरकार बन चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और 53 में ही काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ था। अब देख लीजिए, 52 में सरकार बनी और 52 में 53 में ही काका कालेलकर कमीशन का गठन हो गया। 55 में काका कालेलकर कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है दे दिया और पता नहीं क्या हुआ, दुर्भाग्य है हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। और वो रिपोर्ट जो है, जो काका कालेलकर साहब खुद उस कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपी, इस अनुशंसा के साथ सौंपी, इसको लागू नहीं किया गया। उस रिपोर्ट में आप देखिएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आरक्षण का, इस पर जिक्र है। काका कालेलकर कमीशन आया कहां से? काका कालेलकर कमीशन जो है संविधान से निकला है। आप जो इंदिरा साहनी केस है मंडल कमीशन के बाद, उसकी आप सुनवाई पढ़िएगा तो संविधान में कैसे वो शामिल हुआ, उसका मकसद क्या था, इसके बारे में बहुत विस्तार से जिक्र हुआ है। आजादी की लड़ाई में अलग अलग जो तबके हैं, जिनको ये एहसास नहीं था कि साहब इस समाज में हमारी कोई वजूद है, कोई हमारी ताकत है, उन सबको साथ जोड़ने के लिए, सारे समूहों के ऊर्जा को जोड़ने के लिए उस समय महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने आश्वासन दिया कि आजादी के बाद जो है वो सबको समान अवसर मिलेगा। सबको जो पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है जाति व्यवस्था के कारण, उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए, जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उनको दूर करने के लिए हम उसका उपाय होगा। उनके पिछड़ापन को के जांच के लिए कभी आयोग बैठेगा और उस आयोग के सिफारिश के अनुसार जो है वो सरकार जो है नीति बनाएगी। ये उस संविधान में लिखा हुआ और संविधान के आधार पर ही काका कालेलकर कमीशन बना। तो लोहिया जो है वो उन्होंने प्रेरणा लिया काका कालेलकर कमीशन से। उसके पहले उनके दिमाग में ये बात नहीं थी। बाद में उन्होंने 1956 में इसको शुरू किया। लेकिन लोहिया ने क्यों ऐसा किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, काका सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि काका कालेलकर कमीशन को रिजेक्ट क्यों किया गया। उस समय जो डोमिनेंस था बड़े लोगों का, अपर कास्ट का, खास करके ब्राह्मण समाज का। अब देखिएगा चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उस दरमियान में गोविंद वल्लभ पंत बन गए, द्वारिका प्रसाद मिश्र बन गए, इस तरह के लोग जो बने और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रभाव था उन लोगों का, उन लोगों ने इसको बनने नहीं दिया।
पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है आप देखिएगा अपर कास्ट से और खास करके ब्राह्मणों के प्रभाव में थी। उन लोगों को लगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो देश में जैसे प्रलय आ जाएगा, और ये हुआ कि नहीं साहब, इसको नहीं लागू किया जाए। अगर मेरा ऐसा मानना है कि काका कालेलकर कमीशन लागू हो गया रास्ता देश में, आज देश की हालत जो है बिल्कुल अलग किस्म की होती, अलग किस्म की होती। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? हम एक चीज पूछना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो आरक्षण को लेकर के बहुत व्यथित रहते हैं। हमने देखा एक बाबा जी का लड़का था, उससे किसी ने सवाल किया था कि हम लोग जात पात नहीं देखते, जात पात पर बात नहीं करते हैं, उसको जात पर बात करने की जरूरत क्या है? अब देखिए कि अंग्रेजों के आने के बाद जो एक नए ढंग का प्रशासन जो है अंग्रेजों ने यहाँ बनाया, नई ढंग की कानून व्यवस्था बनाई, उसमें किसको जगह मिली? ये अपर कास्ट को मिली। अपर कास्ट को क्यों मिली? एक लंबे अरसे से जो ऊंची जातियां हैं उनके बीच में काम का डिवीजन था। ब्राह्मण का काम था विद्या हासिल करना, विद्या देना, क्षत्रिय का काम था उनको शासन चलाना, देश की रक्षा करना, उनके जिम्मे था। वैश्यों के जिम्मे व्यापार था, और सबसे नीचे शूद्र थे। शूद्र के बाद जो है जो दलित थे और आदिवासी थे, उनको चातुर्वर्ण में भी जगह नहीं मिली, उनको पंचम कहा गया। और वो उनकी हालत तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि क्या थी। तो ये स्थिति थी, तो आप हर जगह देखा गया कि वही लोग छाए हुए हैं। हमको याद है, आपको मैसूर राज में वाडियार जो है वहां के राजा थे, और वाडियार ने एक अंग्रेज जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाया। ये जो वहां मैसूर में 90% जो मतलब सरकारी अफसरी वाला काम है उसमें 90% ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उस अंग्रेज जज ने रिकमेंड किया कि नहीं साहब, इनको 20% पर सीलिंग लगा दिया कि इससे अधिक इनको नौकरी नहीं मिलेगी। उस समय अंग्रेज जज ने कहा। तो ये जो एक असंतुलन जो है समाज में पैदा हुआ, जिसको लेकर के लोहिया कहते हैं कि जब जब किसी बाहरी आक्रमणकारी ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो कोई निरपहूं हो मैं काले हूं, किसी को क्या मतलब था? लड़ने का काम था क्षत्रिय लोगों पर, पढ़ाने का, शिक्षा देने, मंत्री का सलाहकार के रूप में ब्राह्मण लोग थे, इनके लिए जगह आरक्षित था। और बाकी को आपने ऐसा किनारे करके एक बड़ी आबादी को रखा, उनके मन में हीन ग्रंथि आपने पैदा किया। एक जो सिद्धांत चला कि कर्मवाद का, कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसका फल भोग रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला? हिंदू समाज जैसा असंवेदनशील दूसरा कोई समाज नहीं होगा। क्यों? लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, तो जो किया है कर्म उसको भोग रहा है। वो भी मानता है, अपनी स्थिति से निकलने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है कि साहब मैंने हमने जो कर्म किया है उसका हम फल भोग रहे हैं। तो उसके अंदर भी जो परिवर्तन की भूख होनी चाहिए, जो अन्याय है, जुल्म है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो नहीं खड़ा हो पाता। आज भी वो सिलसिला जारी, आज भी वो सिलसिला जारी। अजीब तरह का समाज है हमारा। कल ही मैनेजर पांडे जी का इंतकाल हुआ। मैनेजर पांडे जी का एक यूट्यूब पर मैं भाषण सुन रहा था। बहुत ही शानदार आदमी थे, उनसे मिलने का हमको मौका मिला। हम लोग कई दिन उनके साथ रहे, उनके गांव भी गए। वो आए, उन्होंने नाटे कद के आदमी थे, और किस तरह से बोलते थे, आवाज में उनकी कितनी ताकत थी, झूम झूम के बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में, या आत्मकथाओं को लेकर के उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में अच्छी आत्मकथा नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? कि यहाँ सच बोलने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि यहाँ सच सुनने की आदत नहीं। ये जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी एक अंग्रेजी का कोई 1800 कुछ में कोई जर्मनी वगैरह का विद्वान है, हमको नाम भूल रहे हैं, उन्होंने अगलीनेस पर, कुरूपता के बारे में जो वर्णन किया है उसको उन्होंने कोट किया। उनका ये कहना था कि जो चमड़ी की कुरूपता है वो असली कुरूपता नहीं है, वो जो कुरूपता के बोन मैरों में है वही असली कुरूपता है आपकी, वही आपको माने कुरूप बनाती है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे देश में
ये मैनेजर पांडे जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सिद्धांत है, नीति है, विचार है, वो चमड़ी पर है, स्किन डीप है, लेकिन जो जात है वो हमारे भूल भैरव में है। ये उन्होंने कहा। डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा? डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि मैंने हमारे देश की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है तो जात व्यवस्था है। सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो जात व्यवस्था है। तो ये जात व्यवस्था ने जो असंतुलन पैदा किया, उस असंतुलन को आप कैसे दूर करते रहे? उसके लिए डॉक्टर लोहिया जवाबदेह नहीं है, उसके लिए कर्पूरी ठाकुर जवाबदेह नहीं है। संविधान में वो है, उसको लागू हो जाना चाहिए था 54-55 में ही, ये वादा था, लेकिन मैंने वो वादा को पूरा नहीं किया गया। इस तरह से कई सारी चीजें हैं। आप देखिएगा डॉक्टर लोहिया के बारे में कोई लोगों की धारणा इतनी गलत है। हमको याद है एक बार यहाँ सामयिक वार्ता का हम लोग प्रकाशन कर रहे थे, कोई बाहर का एक शोधार्थी जो है डॉक्टर लोहिया के बारे में शोध करने के लिए यहाँ आया और किशन पटनायक से उसकी मुलाकात हुई। अब डॉक्टर लोहिया की अंग्रेजी में चीजें बहुत कम उपलब्ध हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोहिया है क्या। तो लोहिया वादियों से वो मिला, वो राजनारायण से मिला, मधुलिमल से मिला, बाकी सब लोगों से मिला। उसी सिलसिले में वो किशन जी से भी मिलने आया था। कहा कि भाई लोहिया क्या था? हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि कोई नीति थी, कोई सिद्धांत था लोहिया का। ये तो लोहिया जरूर बहुत ही एरोगेंट किस्म का आदमी था। क्यों भाई? जितने भी लोहियावादियों से मिला, उस सब के सब जो इतना भयंकर अहम था उनमें, इतना भयंकर अहम था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आज के दिन भी हम लोग देखते हैं, ये उन्होंने इस बात को आकर के कहा। आप देख लीजिए भाई, क्या समाजवादी आंदोलन में बड़े बड़े नाम हैं, बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है, जैसे मधु जिमय जी माने के बौद्धिकता जो है, हाँ खत्म कर देंगे। और मधु जी की बौद्धिकता जो है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। मधु जी की बौद्धिकता, मधु जी का संघर्ष, मधु जी ने गोवा के आजादी की लड़ाई में जिस तरह से जान जोखिम में लेकर के उन्होंने काम किया, उसी तरह से राजनारायण जी भी संघर्ष के प्रतीक थे। हमने देखा है, हमको मेरा सौभाग्य है कि लोहिया को मैंने सुना भी है, एक नहीं कई बार सुना है। लोहिया का गाड़ी चला करके 1967 के चुनाव में उनके 4 सभाओं में उनको लेकर गए थे। क्या विलक्षण आदमी थे। 67 का चुनाव क्या होने वाला है, नतीजा क्या निकलेगा, ये लगता था कि जैसे गोल स्फटिक का पत्थर होता है, उसमें आप भविष्य देखते हैं, उस तरह से डॉक्टर लोहिया जो है बोल रहे थे। आज भी वो हम कल सरिता बाबू पर चर्चा होगी तो मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। ऐसी दुर्गति हो गई, जो राजनारायण जी डॉक्टर लोहिया के हनुमान माने जाते हैं, वही राजनारायण जी चरण सिंह के हनुमान हो गए। वही भारत सरकार बनी। हमको आश्चर्य लगता है, मधुलिमल हो, राजनारायण हो, समाजवादी नेता हो, जो 1977 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव घोषणा पत्र जो है समाजवादियों ने तैयार किया था। जो तो दोहरी सदस्यता का सवाल उन्होंने उठाया। दोहरी सदस्यता तो पहले भी था भाई। आप जो विलय कर रहे थे सारी पार्टियों का, उस समय आपने शर्त क्यों नहीं रखा? तो सबसे बड़ा अवसर था उस समय समाजवादी, चूंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्हीं पर था, जो वादा है। अब देखिएगा, अभी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसको लेकर के उन लोगों ने संघर्ष क्यों नहीं किया? अगर संघर्ष किया तो समाजवादी आंदोलन जो है फिर से उपट सकता था। और वही राजनारायण जी फिर चरण सिंह के हो गए, और चरण सिंह ने भी उनको पार्टी से निकाल दिया, और चरण सिंह के खिलाफ ही वो चुनाव लड़े। और राजनारायण और मधुलिमल दोनों ही बांका से चुनाव लड़े। बांका से चुनाव लड़े, आप कल्पना कर सकते हैं। समाजवादी आंदोलन का इन लोगों ने नाश कर दिया। लोहिया की कोई समझ नहीं थी। समय कम है, इसके बारे में क्या नाम है, लोहिया के आरक्षण को से क्या हासिल करना चाहते थे, उनका क्या मकसद था, उन्होंने जरूर कहा है पार्टी के बारे में। लेकिन हम लोग युवा संगठन में रहे हैं। एक जमाने में किशन पटनायक
युवा समाजवादी जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव थे। किशन जी के हटने के बाद जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सत्यदेव त्रिपाठी उत्तर प्रदेश लखनऊ वाले वो जो है राष्ट्रीय महासचिव बने। वहां नहीं था लागू। जो पिछड़ों का आरक्षण है राजनीतिक पद पर, ये वहां लागू नहीं था। डॉक्टर लोहिया के चाहते थे कि समाज में जाति तोड़ने की बात हो, जाति तोड़ने की बात हो। यहां जिस ढंग से बात हो रही है उसे लगता है कि जाति के आधार पर समाज में पोलराइजेशन हो रहा है। यही वजह है। वो चाहते थे, हम उत्तर प्रदेश में गए हैं, हमारे दोस्त थे मुख्तार अनीस, वो नहीं है, मुख्तार के एक इलेक्शन में हम गए हैं, उसके गांव में हम गए हैं। वहां हमने देखा कि ऊंची जाति के नौजवान भी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अगर जो जाति व्यवस्था ने विद्रुपता पैदा की है हमारे समाज में, उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे तो ये देश जो है कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता है। उसका ये मकसद था। और इसी मकसद से जब कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण हो रहा था तो हम लोगों ने नीतीश फार्मूला के नाम से एक फार्मूला निकाला था। उस फार्मूला को तैयार करने में किशन पटनायक, अशोक जी, सब लोग बैठे थे। और 2 दिन के बैठक के बाद, इसलिए कि नहीं चाहते थे कि कटुता बढ़े, औरतों को भी आरक्षण दिया जाए, जो 3% जो माने आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको भी दिया जाए। तो ये कटुता को पोलराइजेशन हो जाए, एक तरफ जो आरक्षण वाले, एक तरफ जो आरक्षण विरोधी, ये जो तनाव समाज में पैदा होगा उससे देश का भला नहीं होगा। और एक अंत में एक ही बात कहेंगे कि अंग्रेजी का विरोध लोहिया ने जिस ढंग से किया है, और लोहिया तो खलनायक हो गए। जवाहरलाल नेहरू का जज्बा आप याद कीजिए, 48, 49, 50 में उनका जज्बा क्या था। उसके उस मूर्ति को माने तोड़ने का काम जो है, डॉक्टर लोहिया को लगा कि ये आदमी तो धोखेबाज है। अब बहुत माने ये थे, कितना कटु क्यों थे वो। डॉक्टर लोहिया गांधी को पितृवत मानते थे। ऐसा नहीं था कि गांधी का आंख बंद करके वो सपोर्ट करते थे, जहां आलोचना करने की जरूरत होती थी आलोचना करते थे। और गांधी भी उनको पुत्रवत मानते, उनको उनके प्रति बहुत स्नेह था। और गांधी को जो धोखा दिया जा रहा था, गांधी भुला दिए गए। गांधी जो है अंत में यहां से पटना से जब क्या नाम है दिल्ली गए हैं, 4 दिन बैठे रहे हैं, 5 मिनट के लिए सरदार पटेल से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे अलावे यहाँ किसी के पास समय नहीं, कोई बात नहीं किया। क्या वो स्थिति देख करके डॉक्टर लोहिया के मन में गुस्सा था, और जवाहरलाल नेहरू को के प्रति उनके मन में जो यह आया, क्या क्या नहीं बोला है। लेकिन अंत में हम ये कहेंगे, अभी एक किताब आई है नई, एजी नूरानी की, मिनेस ऑफ आरएसएस, उसमें उन्होंने डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, डॉक्टर लोहिया फिलोसफर रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, लेकिन मोरल अथॉरिटी जो है वो जयप्रकाश के पास थी। और आप देखिएगा 77 आंदोलन में जिस ढंग से जेपी ने बिहेव किया, जेपी के भाषा में, जेपी के व्यवहार में, जेपी इंदिरा से बात करने के लिए जाते हैं, हार गए, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, रामलीला मैदान में विजय दिवस मनाया जा रहा था, और जयप्रकाश जी उस विजय दिवस में नहीं गए। प्रभात जोशी को लेकर के, गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी राधा कृष्णन को लेकर के वो इंदिरा गांधी के यहाँ जाते हैं। कहाँ रहोगी अब तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, इसको लेकर चिंतित है वो। तो ये जयप्रकाश जी के बारे में कहा है उन्होंने। और हम लोगों ने जो इंटरव्यू एक लिया था जयप्रकाश जी का सामयिक वार्ता में पहला, जिसमें ये सवाल उठा था जो जेपी के बारे में आज भी कहा जाता है कि आरएसएस अगर फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट हैं, उसके बारे में सवाल जो है हम भी मानते हैं इस बात को कि जिस रॉ में उन्होंने कह दिया, हमको लगता है कि ये वाक्य जो है वो इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा, इस खोलना चाहिए दरवाजा आरएसएस को, अन्य समुदायों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए समाज का एक प्रतिबिंब उसको बनना चाहिए। और उसके चलते उसको गंभीरता से लिया। नानाजी देशमुख आए, बाला साहब देवरस आए, सब लोग पटना आए उनसे बात करने के लिए। अखबार में बयान जारी हुआ कि आरएसएस जो है उनके सलाह पर विचार करेगा।
तो इसलिए बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। इस पर हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों ने बहुत धीरज के साथ, हम समय भी ज़्यादा ले लिया, हम विदा लेते हैं।